नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि रमानाथ का रतन से गहनों के चक्कर में विवाद हो जाता है। अब आगे भाग 8। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोंचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वो प्रातः काल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था। रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वो खूब जानता था कि रतन की यह धीरता केवल इसलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वो शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपए से भरी थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वो खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर करी थी। आज की आमदनी के 800 रुपए उसके पास थे। इसे वो अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता। उसे तो रुपए गिनने से बल्कि छुट्टी मिली। दिन भर बही खाता लिखते लिखते और रुपए गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद किया और चपरासी से बोला, अरे ये थैली उठाओ, चलकर जमा कराए। चपरासी ने कहा, मगर खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें फाड़कर कहा, खजांची बाबू चले गए? अरे तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी, यही सड़क के नुक्कड़ तक पहुंच गए होंगे साहब। रमानाथ, अरे तो ये आमदनी कैसे जमा होगी? हुक्म हो तो बुला लाऊं? जी जाओ भी, जब तो कहा नहीं अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे? ओ तुम भी नीरे बचिया के ताऊ, आज ज्यादा छान गए थे क्या? खैर रुपए इसी दराज में रखे होंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी अब। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहां रुपए नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती। कहीं रुपए उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा। अरे सुबीते का ताला भी तो नहीं है यहां। रमानाथ, अरे तो फिर ये रुपए कहां रखूं? चपरासी, हुजूर अपने साथ लेते जाएं। अब भैया रमा तो यही चाहता था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन भक्की में आई तो क्या पूछना, कह दूंगा कि 2 ही 4 दिन की कसर है। रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन न मिले क्या? रमानाथ, नहीं अभी तैयार नहीं था। मैंने समझा कि रुपए लेता चलूं, जिससे उन्हें तसल्ली तो हो जाए कम से कम। क्या कहा सर्राफ ने? अरे कहता क्या, आजकल करता है। अभी रतन देवी आई तो नहीं ना? आती ही होंगी, उसे चैन कहां है। जब चिराग जले तक रतन ना आई तो रमा ने समझा कि अब ना आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चलती है। अभी उसे गए 10 मिनट भी ना हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते ही आते बोली, कंगन तो आ गए होंगे? जालपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो ना। बेचारे कई दफा सर्राफे के पास गए, अब आगा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। रतन, अरे कैसा सर्राफ है कि इतने दिन से हीले हवाले कर रहा है? यदि मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देते ही क्यों? न रुपए मिलते हैं न कंगन मिलता है। रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी। गर्व से बोली, आपके रुपए रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की तो बात नहीं है भाई, आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। रतन, अरे तो कुछ वादा करता है, कब तक देगा? जालपा, उसके वादों का क्या ठिकाना? सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन,
तो इसका मानी यह है कि अब वो चीज न बनाएगा। जालपा, जो चाहे समझ लो। रतन, तो ऐसा है, मेरे रुपए ही दे दो, बाज आई मैं तो ऐसे कंगन से। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसलिए वो बार बार कंगन का तकाजा कर रही थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता हो तो फिर रुपए रहने दो। जालपा, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे दे। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहे या न रहे। रुपए आते तो दिखाई देते हैं, मगर जाते नहीं दिखाई देते, न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा है। जालपा, अरे तो यहां भी तो वही हाल है, फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। अरे 10,000 की चपत पड़ी, 10,000 की। कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो कहीं के न रहेंगे। रतन, तो अच्छी बात है, मैं रुपए लिए जाती हूं, मगर देखना निश्चिंत न हो जाना। बाबूजी से कह देना कि सर्राफ का पिंड न छोड़े। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि कम से कम सिर से बोझ तो टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूम कर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपए दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। आंखें फैलकर माथे पर आ पहुंची। घबरा कर बोला, क्या कहा? रतन को रुपए दे दिए? अरे तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपए दे देना? जालपा, अरे तो उसी के रुपए तो तुमने लाकर रखे थे, तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वो आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झल्लाकर उसके रुपए फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, अरे लेकिन उसने रुपए मांगे तो न थे ना? मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाते हो, अपने पास ही रहने दो। मैंने तो कह दिया कि ऐसे शक्की मिजाज वालों का रुपए मैं नहीं रखती। रमा, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे ऐसा काम मत किया करो। अरे तो अभी क्या हुआ है, उसके पास जाकर रुपए मांग लाओ। मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें न रही। रुआंसा होकर नीचे चला गया और फिर स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपए रतन के हैं और फिर इसका संकेत तक न किया कि मुझसे बगैर पूछे रतन को रुपए मत देना, तो फिर जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल न हो गई। शांतचित होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपए लेना अनिवार्य था। जिस समय वो यहां आई है, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। अरे मुझको क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन न घूमने जाता तो कौन मारा जाता था। जरूर कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो कह रही थी कि रुपए रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो ये नौबत कहां आती। लेकिन अब इन बातों से क्या फायदा। समस्या है कि रतन से रुपए वापस कैसे लिए जाए। क्यों न चलकर कहूं कि रुपए लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपए न लाया था, सर्राफ से तो इसलिए मांग लाया था कि जिससे चीज बना कर देते। संभव है वो खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दे। बस इस वक्त वहां जाना चाहिए। यह निश्चय करके उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय में रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहां नित्य ही
कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यास पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहां बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष पर झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झूला रही थी। हक मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वो संकोच के मारे उधर न जा सके। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, अरे आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्युनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं? रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जी कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील साहब, अच्छा आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा भाई? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा ना, हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे। ओह, क्या आजादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है भाई। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं। इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद, ये सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है और कुछ नहीं। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था उसके आधार पर बोला, वहां स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा तो नहीं है। वकील साहब, नॉनसेंस। अरे अपने अपने देश की प्रथा है भाई। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना रह ही नहीं सकते। पर जहां लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहां जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। ये समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वो देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुष से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। काम लिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्ति संकुचित रहती है। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूं। इतनी सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूं, नाचा भी हूं, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द न निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहां नहीं है। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद न आया। वो तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, अरे भाई, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना जीवन मानसिक विकास से न करने देंगे ना, हम अवनीत की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो फिर क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है भाई। यूरोप में 80 वर्ष के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं। 70 वर्ष की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती हैं। वहां तो कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। और एक हम हैं कि बूढ़ों को मरने के पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी सहगामिनी की जरूरत होती है तो बुढ़ापे में, जब उसे हरदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वो प्रमुख अपेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले, इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। मगर उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, अरे इतने लड़के किधर से आ गए? वकील साहब, अरे रतन भाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है भाई। न जाने कहां से इतने लड़के जमा हो जाते हैं।
अगर आपको भी बच्चों से प्यार हो तो जाइए। अब रमा तो भला यही चाहता था। चट से झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई भाई। ये कहकर वो पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सब के सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थी, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूले और बाकी सब बैठे मुंह ताके। 2 उतरते 2-4 झूले पर बैठ जाते। रामा को बच्चों से नाम मात्र का भी प्रेम न था, पर इस वक्त बेचारा फंस गया था। क्या करता। आखिर में आध घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े। रतन तो झूले में इतनी मग्न थी मानो उसे रुपए की सुध ही नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, अच्छा ऐसा है बाबूजी, मैं बैठती हूं, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। अब रमा बेचारा बचपन से ही झूले पर बैठते डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगे, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अब भला अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे। रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और ये गीत गाने लगी। कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से गिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु वक्ष में चुभती चली जा रही है। और यहां रतन लड़कियों के साथ गा रही थी, कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला न बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगे। रतन, अरे आपको पेंग मारना नहीं आता क्या? कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन, अच्छा तो ऐसा है, आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से न छू लिया तो कहिएगा। रमा के तो प्राण सूख गए। बोला, अरे आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा। रतन, अजी अभी क्या देर हो गई है, 10 भी तो नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, खूब झूल कर जाइएगा। और ऐसा करिए, कल जालपा को भी लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले से उतर गया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था कि अब गिरा, अब गिरा। वो लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ देर तक तो उसे होश ही न रहा। पांव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी। कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में पड़कर कैसे बाजी हाथ से खुद। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लिए लौटा है। अरे क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? अरे भला रतन कुछ हुआ तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया कि थैली में 800 रुपए थे और जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसे हवाले कर दी। शायद उसने गिना भी नहीं जरूर कहती। कहीं ऐसा ना हो कि थैली किसी को दे दे, ये रुपए में मिला दे। अरे भैया गजब हो जाएगा, मैं तो कहीं का ना रहूंगा। क्यों ना इसी वक्त चलकर बेशी रुपए मांग लाऊं। लेकिन देर बहुत हो गई है, मगर सवेरे फिर आना पड़ेगा। अगर ये 200 रुपए मिल गए तब भी तो 500 रुपए की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? भैया अब तो ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तब लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध न हुआ तो क्या होगा? यह सोचकर वो कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा कि एक बार फिर गंगू के पास चलो, शायद दुकान पर मिल जाए। उसके हाथ पांव जोड़ू, संभव है कि कुछ दया आ जाए। वो सर्राफे में जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी।
वो लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, अरे बाबूजी, आपने तो उधर का रास्ता ही छोड़ दिया। ये रुपए कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अरे अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो, गंगू के रुपए चुकाए हैं, अब की तुम्हारी बारी है। चरणदास, अरे ये सब किस्सा हमें मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए न लिए होते तो हमारी तरह टापा करते भैया। साल भर हो रहा है, रुपए सैकड़े का भी सूद रखिए तो 48 होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइएगा सब, नहीं तो फिर आधा तिहाई तो कुछ दे जाइएगा। लेते देते रहने से मालिक को ढाढ़स रहता है भाई। कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है ना कि इनकी नीयत खराब है। अच्छा, तो फिर कल कब आइएगा? रमानाथ, भाई ऐसा है, कल मैं रुपए लेकर तो ना आ सकूंगा। जब कहो तो चला हूं। अच्छा, क्यों इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपए का बंदोबस्त न करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म करा दूंगा भाई। चरणदास, अरे कहां की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यही बहुत सलूक किया है कि नालिश नहीं करती। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। अरे क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्ला कर कहा, ऐसा है, तुम्हारा देनदार मैं हूं, बड़े मुंशी नहीं है। मैं कोई मर नहीं गया हूं, घर छोड़कर थोड़ी भागा जाता हूं। अरे भाई, इतना अधीर क्यों होते जाते हो? चरणदास, अरे साहब, साल भर हुआ एक कौड़ी नहीं मिली, अधीर ना हो तो क्या हो? कल कम से कम 200 की फिक्र कर रखिए। मैंने कहा ना कि अभी मेरे पास रुपए नहीं है। अरे रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो कि रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी आएगा जरूर। रमा ने उसका जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा न भेजते। अरे आग लग जाएगी, आग। साथ में जालपा भी समझेगी कि कैसा लबाड़ी आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो न निकलते थे, पर उसका एक एक रोमा रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वो समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भाग भी नहीं है तो वो मुझे कभी उधार गहने न लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। अरे इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत में काम नहीं लिया? मुझे तो एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम न हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए तो जरूर अदा हो जाते, मगर यहां तो सिर पर शामत सवार थी ना। अरे इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज रोज सेवा करने जाती, सैर करती। सैकड़ों रुपए तो तांगे वालों के लग गए होंगे, मगर यहां तो उस पर रौब जमाने की पड़ी हुई थी ना। सारा बाजार जान जाए कि लाला नीरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वाह रे बुद्धि! अरे दरवाजों के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाइयां क्यों बनवाई? उसने रास्ते में ही उन सारे खर्चों का हिसाब कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वो क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है उसे याद आता है कि कल मैंने पकौड़ियां खाई थी। विजय बहुर्मुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जालपा ने पूछा, अरे कहां चले गए थे, बड़ी देर लगा दी? रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठा कर दी थी। अरे उसमें 200 रुपए मेरे भी थे। जालपा, अरे तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो न था भाई। मगर उनके पास से रुपए कहीं जा नहीं सकते, वो आप ही भेज देंगे। अरे माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। अरे तो कल मुझसे 200 रुपए ले लेना, मेरे पास है। रमा को विश्वास ना आया, बोला, देख लो कहीं हो ना तुम्हारे पास तो। इतने रुपए कहां से आए? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपए देने को कहती हूं ना। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपए ये दे दे और 200 रुपए रतन से ले लो, 100 रुपए मेरे पास है ही, तो कुल 300 रुपए की कमी रह जाएगी। मगर ये 300 रुपए कहां से आएंगे?
ऐसा कोई नजर ना आता था जिससे इतने रुपए मिलने की आशा की जा सके। हां, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। अब तो आशा का यही आधार रह गया था। जब वो खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, अरे सोच किस बात की है? क्या मैं उदास हूं? हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे तो बताते नहीं हो। अरे ऐसी कोई बात होती तो तुमसे छिपाता मैं। अरे वाह, तुम अपने दिल की बातें मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है ना? अरे मैं उन ऋषियों के भक्त में नहीं हूं। ये तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर देखती। वहां तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वो चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है जालपा? क्या स्वप्न देख रही हो? जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े बड़े संकट में जान पड़ी थी। न जाने कैसे सपना देख रहे थे। रमानाथ, क्या देखा? क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कोई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता, मगर इस समय वो अपने को सशंकित होने से न रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, अरे तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं कि इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो? अरे तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया। मां, कह देता हूं, मेरा मुंह ना देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी नींद ना आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। अरे सुनकर रोए खड़े हो गए। सपने देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, हाँ जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं आता। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा हूंगा। जालपा, अच्छा तो करवट सोना, चित्त सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट पौड़ गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उसकी रक्षा कर रही है। जागते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठ बैठी और सुराही से पानी उड़ेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी। क्या तुम अभी जागी रहे हो? रमानाथ, हाँ, जैसे नींद ही उचट गई है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास 200 रुपए कहां से आ गए। मुझे तो इसका आश्चर्य है। अरे ये रुपए मैं मायके से लाई थी। कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। रमानाथ, तब तो तुम रुपए जमा करने में बड़ी कुशल हो। यहां क्यों नहीं कुछ जमा किया करती? जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपए की परवाह नहीं रही। अपने भाग्य को कोसती होगी। अरे भाग्य को क्यों कोसो? भाग्य को वो औरतें रोए जिनका पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करने में भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूं। जालपा ने प्रेमपूर्ण गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियां हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं। एक एमए है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैश्यागामी है, तीसरा तो घर घस्सू है और बिल्कुल निखट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है तो मैं अगर उससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।